बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फिजा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी बात तो होगी सियासी सूरत हाल पर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि IMF के पास ताखीर से जाना, 10 महीने ताखीर कर देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमें जल्दी चले जाना चाहिए था, इसी वजह से हमारी मईशत स्टेबल नहीं हो चुकी है। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि अपोजिशन से हर मामले पर बात करने को तैयार हैं। ये वही इमरान खान है जो कि कहते हैं कि जहां पर अपोजिशन मौजूद होगी इनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे, उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। आज वो ये कहते हैं कि मैं अपोजिशन से बात करने को तैयार हूं, लेकिन NRO के अलावा हर चीज पर बात होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, जो कुछ भी मुल्क की सूरत हाल है, उसमें एक खुफिया हाथ है, बैरूनी मुल्क का एजेंडा है। अब वो मोदी सरकार की तरफ इशारा था या किसी और लॉबी की तरफ इशारा था, ये अभी क्लियर नहीं है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि जो कुछ भी अपोजिशन चाहती है, अगर जल्द से जुलूस करना चाहती है, उसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन उसे रोकेंगे भी नहीं। मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। और आज कैबिनेट मीटिंग के बाद जब शिबली फराज साहब बाहर आए तो उन्होंने यही कहा कि हम अपोजिशन को जल्द से जुलूस की इजाजत तो नहीं देंगे, लेकिन जो कुछ भी अपोजिशन कर रही है उसमें वो हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, कामयाब नहीं होगी। तो क्या होने जा रहा है 13 दिसंबर को, क्या मिलेगा अपोजिशन को, क्या मिलेगा PDM को? और इसके साथ साथ जो कोरोना की सूरत हाल है, पॉजिटिविटी रेट 8.58% तक हो चुका है। तो कोरोना की सिचुएशन में अवाम को सड़कों पर निकालकर अपोजिशन क्या हासिल कर लेगी? लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी या फिर इस्तीफों का सिलसिला आएगा? क्योंकि अगर इस्तीफे देने हैं तो खान साहब ने आज ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर अपोजिशन इस्तीफे देती है तो नए इंतखाबात होंगे, अगर अपोजिशन बाएतमाद है तो मैं भी बाएतमाद हूं, ये कहा गया है आज खान साहब की जानिब से। तो सियासी सूरत हाल पर ही बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती। शौकत बसर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सलमान गनी साहब सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर मजहर इकबाल भी हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से। लेकिन सबसे पहले सियासी सूरत हाल के अलावा अगर कोई ऐसा मसला है जो कि जिसकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश है, तो आज इस प्रोग्राम के वसातत से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो कुछ हो रहा है खवातीन के साथ जलसे जुलूसों में, मरियम नवाज, माइजा हमीद, बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि उनके साथ बदतहजीबी से पेश आया जा रहा है, उन्हीं के वर्कर्स की जानिब से उनको टच किया जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। लेकिन हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि हम इसको बिल्कुल लापरवाही की तरह ले रही हैं। अगर कोई खवातीन, कोई वर्कर्स बाहर आ रही हैं, अगर उन लीडर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे वो, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं, तो फिर जो खवातीन निकलेंगी जलसे जुलूस के लिए, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा? बदमज़गी जो पेश आ रही है इन खवातीन के साथ, आखिर इसका जवाब कौन देगा कि इसी तरह से खवातीन के साथ बदतमीजी जलसे जुलूसों में, भीड़ों में होती रहेगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा? तो मैं सलमान गनी साहब, बजाय के कोई सियासी सूरत हाल से बहस का आगाज करूं, इस पर मैं चाहूंगी कि हमारा मुआशरा किस डगर पर चल पड़ा है कि हम लोग, हमारे जो पॉलिटिशियन है गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो PMLN की तरफ से हो, चाहे वो PTI की तरफ से हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अपोजिशन हो, और उनके साथ जलसे जुलूसों में गंदी हरकतें की जाती हैं। देखें फिजा, ये बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक अमल है और ये हर हवाले से काबिल मज़म्मत है। और मैं समझता हूँ कि ख़वातीन जब जलसे जुलूस और एहतजाजी रैलियों का हिस्सा बनती हैं तो इसकी बहुत बड़ी वजह होती है। मैंने एक गुज़िश्ता हफ्ते अपने प्रोग्राम थिंक टैंक में भी कहा था कि पाकिस्तानी सियासत में जब भी पार्टीज़ पे मुश्किल वक्त आता है या ख़ानदानों पे मुश्किल वक्त आता है तो ये ख़वातीन मर्दाना वार लड़ती नज़र आती हैं, इसलिए कि उनकी एक एक कमिटमेंट होती है अपने ख़ानदान के साथ, अपनी पार्टी के साथ। और जब वो इस सारे सिस्टम का हिस्सा बनती हैं तो आप ये भी देखें कि ख़वातीन की अहमियत और हैसियत जमहूरी सिस्टम में क्या है। आज पाकिस्तान के अंदर 12 करोड़ वोटर्स में से तकरीबन 6 करोड़ ख़वातीन हैं। इनका इज़्ज़त व एहतराम हर हवाले से मरूज़े का खातिर रखना चाहिए। और हम मुसलमान हैं। देखिए, बात है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ख़वातीन को माँ, बहन, बेटी की तरह इज़्ज़त देनी। यहाँ तक कि एक दुश्मन की बेटी आई में कैदियों में तो उन्हें पता चला कि ये हातम ताई की बेटी है, तो उन्होंने खुद खड़े होकर उसे चादर उड़ाई थी और उसे रहा करने के अहकामात जारी किए थे। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रैली में उनके साथ ये सलूक हुआ है तो ये चैलेंज है उनकी लीडरशिप के लिए, लम्हा फिक्री है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। उनको इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ख़वातीन आज अगर आकर कोई बड़ा रोल अदा कर रही हैं तो सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि अगर आप में, आपके अंदर इतना सत्तू होते तो वो उन्हें बाहर आने की ये नौबत यहाँ तक ना आती। इस वाक़े का नोटिस लिया जाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। इस अहम मामले की तरफ आपने जो कुछ बोला,
मुझे दिली तौर पर बहुत दुख होता है कि जो खवातीन बाहर अगर निकल रही हैं और मरियम नवाज के साथ, माइजा हमीद के साथ, फिर अज़मा बुखारी के साथ, मरियम औरंगजेब के साथ ऐसे वाकयात हुए हैं, तो मुझे दिली तौर पर बड़ा दुख है। तो मैं चाहती थी कि आप इस पर कमेंट करें। अब सियासी सूरत हाल की तरफ आते हैं। बसरा साहब, आपकी जानिब में आऊंगी। आखिर क्या चाहते हैं? खान साहब ने बोला है जी एनआरओ के अलावा हर चीज पर आपके साथ बातचीत की जाएगी, तो फिर टेबल टॉक की तरफ क्यों नहीं आते? पहली बात तो जो पहला सवाल आपने सलमान गनी साहब को किया, बिल्कुल मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ कह दिया। इसकी तो कतई तौर पे इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जलसे जुलूसों में पहले ही ख़वातीन बहुत कम आती हैं। अगर वो किसी सिस्टम का, किसी प्रोटेस्ट का या किसी भी फंक्शन में आती हैं और वहाँ पे इतनी बदतहजीबी और इतना उनसे नारवा सलूक किया गया, कल मैंने भी वो क्लिप्स देखे हैं, तो इसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। खा वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, उस पार्टी लीडरशिप को उसका नोटिस लेना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की डायलॉग की, तो फिजा तो मेरे ख्याल में सियासी लोग जो होते हैं कभी डायलॉग से पीछे नहीं रहते। हम तो डे वन से कहते हैं। हमने बहुत सारी कमेटीज पार्लियामेंट में बनाई हुई हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बनाई हुई हैं, नैब के लिए बनाई हुई हैं। असल इशू ये है, आपको याद होगा कि जब 3-4 माह पहले जब डायलॉग शुरू हुआ इनके साथ, उनका एक ही मुतालबा था कि एनआरओ दे दो, नैब को ख़त्म कर दो, और सबसे बढ़कर कि जो उनके केसेस हैं और जिनकी लीडरशिप के केसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इस कमिटमेंट को दोबारा दोहराया है कि हम इनसे डायलॉग के दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं करते, और हम आज भी तैयार हैं। लेकिन अगर ये समझते हैं कि ब्लैकमेल करके, जलसे जुलूस करके, ये प्रेशर क्रिएट करके, साहब कैसे डायलॉग करेंगे जब आप 700 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दें? देखें, अगर हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो यही मीडिया होगा। फिजा आप यहीं बैठी होंगी और मुझे कह रही होंगी ये कौन सी हुकूमत है, एक तरफ आप स्कूल बंद कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग शादी हॉल बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो अपोजिशन के लोग हैं ये जिस तरह अपनी जानों पे और दूसरे लोगों की जानों पे खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये काबिल मजम्मत है। हुकूमत का काम है जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। हमने पहले क्यों नहीं किया? इन्होंने 5 जलसे पहले किए, क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या आप लोग खुद जलसे कर रहे थे गिलगित हम नहीं कर रहे बल्तिस्तान थे, में? लेकिन जब एनसीयूसी की मीटिंग हुई, उसके बाद जब पता चला कि सेकंड वेव जो है वो ज्यादा सीवियर होती जा रही है। मेरा डॉक्टर साहब का एक हल्का है हारूनाबाद, पहली वेव आई थी, डॉक्टर साहब से पूछी गल के लिए हम लोग इकट्ठे हो गए। उस वक्त 3 या 4 पॉजिटिव लोग हुए थे। इस वक्त तक हारूनाबाद के अंदर 8 से 10 लोग कोविड से उनकी डेथ हो चुकी है। तो कहने का मकसद ये है, ये जलसे जुलूस करें, इनका हक है, ये धरना दें, 126 दिन का धरना खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया है, हम किस तरह मना कर सकते हैं? और वैसे भी इनका आईनी जमहूरी सियासी हक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जब पूरी दुनिया दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर ये वेव खतरनाक होती जा रही है, और पहले से डॉक्टर कह रहे हैं ज्यादा खतरनाक वेव है, हमें छोड़ दे, हो सकता है हमारा कोई फायदा है उसके अंदर। डॉक्टरों की बात मान लें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात मान लें, जो इस वक्त बेचारे जंग लड़ रहे हैं अस्पतालों के अंदर। इस वक्त अभी भी पोजीशन ये है, डॉक्टर साहब, फिर मैं कह रहा हूं, बहुत आज बहुत बेहतरीन डॉक्टर साहब को आपने लिया है, इनसे अभी पूछें कि क्या अस्पतालों में जगह बच गई है? जी डॉक्टर, क्या वहां पे वेंटिलेटर मौजूद है? क्या स्टाफ वहां पे मौजूद है? ऑपोजिशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डॉक्टर भी हैं, तो फिर बताइए डॉक्टर मजहर इकबाल साहब। देखिए, ये जो है बसरा साहब जो फरमा रहे थे कि जो इस जो है कोरोना से पहले ये सारे जलसे जुलूस की इजाज़त दे रहे थे, तो वो तो मैं इससे जो है वो इसकी तरदीद करूँगा कि जो भी जलसे हुए उसमें इन्होंने हमारे कारकुनों पर हर तरह के मुकदमात भी बनाए, और हमारे लीडरान पर, उन पर एंटी करप्शन और FIA और जो भी अदारे थे, नैब थे, उनको भी एक्टिव किया और उनको हरासा करने की कोशिश की। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अभी भी ये जो है जितनी भी रैलीज या जुलूस जलसे, और इन द मीन टाइम हुकूमत अपने सारे इक़दामात और सारे जो है इज्तिमात कर रही है। आज भी रेस कोर्स ग्राउंड में जो है वो फूलों की नुमाइश थी और उसका इफ्तिताह था, और मिनिस्टर साहब और वहाँ पे लोगों का एक इज़्दिहाम था। बाज़ारों गलियों में आप हजूम देख लें, मार्केट्स में, मंडियों में देख लें, तो इस तरह के जो है वहाँ पर इक़दामात क्यों नहीं नज़र आते? अगर जो है जमात इस्लामी के लीडरान जलसा करें तो वहाँ पर इक़दामात क्यों नहीं नज़र आते? तो तज़ाद है बहुत ज़्यादा इसमें। और दूसरी बात जो है, जो बसरा साहब फरमा रहे थे, जो है फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला का ख़ास करम है हमारे मुल्क पर, और देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर इट, कि कोरोना की जो हमारे यहाँ शिद्दत है। अब हमने पैरामीटर एक सेट किया हुआ था खादम रिजवी साहब के जनाजे का, और उसके बाद भी आज देख लें 40 केसेस लाहौर में, इतनी बड़ी आबादी में आप देख लें 2.5-3 करोड़ का शहर है, और उसमें आपके 40 केसेस पॉजिटिव हुए हैं। नाउ दिस डिजीज हैज बिकम एन एंडेमिक। ये एंडेमिक है, ये सोसाइटी में परसिस्ट करेगी,
इसका रेशो जैसे डेंगू भी परसिस्ट कर गई, ये जो डिजीजेस होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम जी में वो ये फिर परसिस्ट करती हैं और जब तक ये इम्यूनिटी जब डेवलप होगी, जब वैक्सीन आएगी, उसके बावजूद भी आप देखेंगी कि ये रहेंगी। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल्स के सिर्फ 20% बेड्स जो हैं वो एक रूटीन में, अगर आप उसका मुआजना करें ना पिछले कुछ हफ्तों से, तो मैं देखता रहा हूं, मैं तो फॉलो करता हूं, स्पेशली खादिम रिजवी साहब के जनाजे के बाद की मैं सूरत हाल देख रहा था कि उससे बड़ा इज्तिमा मेरा नहीं ख्याल किसी जलसे या जुलूस में हुआ है इस वक्त। और उसमें जो लोगों की वहाँ पर जो इज्तिमा था वो 6, 7, 8 घंटे की एक लंबी वहाँ पर स्टैंडिंग थी, बड़ी क्लोज एक दूसरे के साथ, विदाउट एनी SOPs। तो उसके बाद भी आप देख लें इस वक्त भी हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी ऑफ वेंटिलेटर्स आर देयर। और जो है उसमें से यास्मीन राशिद साहबा खुद ही फरमा रही थी कि उसमें से मेरा ख्याल है बल्कि इनके जो NCOC के मेंबरान भी कह रहे थे कि अभी तक हमारे कोई 20% के करीब वेंटिलेटर सिर्फ दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड, रेस्ट आर अवेलेबल। और बेड्स की भी यही सूरत हाल है। सो इसको ये डेफिनेटली उसको जो है वो ज्यादा उसको सेंसिटाइज कर रहे हैं इस मामले को, कोविड की आड़ ले रहे हैं। पहले इन्होंने नैब की ली, FIA की ली, एंटी करप्शन की ली, फिर हमारे मुकदमात जो बनाए, डिटेन किए, हमारे जितने भी जलसे हैं इससे पहले भी जो थे उसमें यही हथकंडे। और अभी भी इनका मौकफ देखें ना, एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी हम जलसे की इजाजत देंगे और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, इजाजत नहीं देंगे लेकिन रोकेंगे भी नहीं। नहीं, वही बात है ना जिसकी तरफ मैं आ रहा था कि भाई वो इजाजत, और दूसरी तरफ मुकदमात भी बन रहे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो वाली कैफियत है। अच्छा सलमान गनी साहब, सिचुएशन बड़ी मजेदार है कि हुकूमत कोरोना की आड़ में छुप रही है, मईशत और महंगाई सब सूरत हाल है, और ऑपोजिशन इसी को इस्तेमाल करते हुए जस्टिफाई कर रही है जी खादिम रिजवी साहब का बड़ा इज्तिमा हुआ, जमात इस्लामी इज्तिमा कर रही है, तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? सिचुएशन ये है इस टाइम। देखें फिजा, पोलराइजेशन इस इंतहा पे पहुंच गई है कि कोरोना का भी सियासी इस्तेमाल जारी है। कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी कैंपेन में उस वक्त दूसरी लहर आ चुकी हुई थी और मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मंडी बहाउद्दीन में, सवात में, बड़े बड़े, यहाँ तक कि जब आप NCOC की बात कर रहे हैं तो खुद असद उमर साहब ने भी एक कन्वेंशन। देखिए बात ये कि इसमें तो कोई दो राह नहीं कि ये एक तशवीशनाक वबा है और बला है जी। और पाकिस्तान के अंदर जब पहली लहर आई थी तो किसी हद तक एक इत्तफाक राय मौजूद था। उस वक्त खौफ और रास भी जारी था। इसी लाहौर के अंदर हमने सड़कें और मोहल्ले खाली देखे थे। लेकिन अब जब दूसरी लहर आई है, बात यह कि अगर आप कोरोना और अपोजिशन को मिक्स करेंगे तो एक इंतशार और खलफशार की सूरत पैदा होगी। और बात यह कि चूंकि हम पहली लहर से निबट चुके हैं, इस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं, दुनिया के अंदर शरह अमवात बहुत ज़्यादा थी, पाकिस्तान के अंदर कम है। और हम एक मुसलमान की हैसियत से हम ये समझते हैं कि हमारे पे कोई अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम भी रहा है। बल्कि मैं अगर बड़ी तल्ख बात कहूँगा, शायद लोग कि मैंने जिन लोगों को ज़्यादा एहतियात करते देखा है ना, वो भी पॉजिटिव आए हैं। कि बात ये कि ये बला और वबा जैसे आनी है, उससे आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। अब बात यह कि हमारे हॉस्पिटल्स की सूरत हाल क्या है, वेंटिलेटर्स क्या मौजूद है। इस क्राइसिस का एक फ़ायदा ये हुआ है कि हॉस्पिटल की सूरत हाल पहले की निस्बत बेहतर हुई है और हमें इस तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक इसके सियासी असरात की बात है तो मेरे पास कुछ फिगर्स मौजूद जी, हैं। प्लीज। सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव रेट्स है वो एबटाबाद का है, फिर कराची है, फिर हैदराबाद है, फिर रावलपिंडी है, फिर लाहौर है, मुल्तान है। और सबसे मजेदारी की बात यह है कि सबसे ज्यादा इशू बना था गुजरांवाले के, और गुजरांवाला में माइनस है। तो बात यह कि आप एहतियाती तदाबीर पे जरूर जोर दें। तो और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है ना कि आप जलसे की इजाजत भी देंगे और रोकेंगे भी नहीं, असल में ये पुरानी फिल्म है, नए प्रिंट के साथ चल रही है। कोई ऐसी चीज अभी तक अपोजिशन ने नहीं की जो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी और उनकी पार्टी ने की थी। और एक बात मैं कहूंगा कि अगर अपोजिशन ने कहा था कि हम पुरअमन जलसे करेंगे तो उन्होंने पुरअमन करके दिखाए हैं। अभी तक सिविल नाफरमानी की बात नहीं की, अभी तक उन्होंने बिजली के बिल नहीं फाड़े, अभी तक वो आपके अदारों के ऊपर उन्होंने चढ़ाई नहीं की। तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि आपके यहाँ मुहाजराई तनाव और कशमकश
अगर ये सूरत इसी तरह जारी रही तो ये सियासी तसादम में तब्दील होगी और ये सिस्टम के हवाले से खतरनाक होगी। बसर साहब, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? मैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जब पहला फेज आया था यही अपोजिशन थी कि जितना जो भानुमति का कुनबा इकट्ठा हुआ हुआ 11 पार्टियां जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी लूटमार और करप्शन को बचाना है। क्यों नहीं पकड़ते? मैं बताता हूँ क्या कहते थे कि जी लॉकडाउन कर दो, मुकम्मल मुल्क को बंद कर दो। असल में इनका माइंडसेट, वो पंजाबी का एक मुहावरा है ना, इतना बड़ा मशहूर कि कख नहीं रहा अपना तीला नहीं छड़ना किसी का। ये वो लोग हैं, इनको पता है इनके लिए तो दुनिया अंधेर हो गई है। इनके लिए देखें मियां नवाज शरीफ और पूरा खानदान जिला वतनों के बैठा हुआ है। जो यहाँ पे मरियम बीबी है तो यहाँ पर मरियम बीबी क्या है, मरियम बीबी स्टेज पे हैं, उनको पता है कि मेरी हाई कोर्ट के अंदर मेरी अपील लगी हुई है। हाँ। अच्छा, बाकी लोग जो एक्टिव हैं, गुजारिश सिर्फ इतनी है, इनको कुछ नहीं चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर कह दें कि जी खत्म एनआरओ दे दिया आपको, आपके केसेस खत्म हो गए, नैब खत्म हो गया। सत्ते खैरान कैसे कह सकते हैं खैरान? मैं इसलिए उसकी वजह, आप जब ये डायलॉग हुआ था क्या किया इन्होंने, 38 अमेंडमेंट्स लेकर आ गए कि ये नैब को खत्म कर दें। गुजारिश सिर्फ इतनी है प्राइम, मैं आपको बड़ी अनडाउटेडली बड़ी ये इस वक्त जो सूरत हाल है, सेंसिटिव सूरत हाल है। एक तरफ मौत सर पे मंडला रही है और दूसरी तरफ आप छोड़े बस साहब, ये पॉलिटिकल हम पहले भी बात करें, वही रिपीट हो जाएगी। मुझे बस ये बताएं, खास साहब की परफॉर्मेंस 2.5 साल में कैसी रही? मुझे फिर मैं नहीं कहता कि दूध और शहद की नहरें बारी हैं फिजा। अच्छा, मैं नहीं कहता कि सारा कुछ आइडियल है, लेकिन आप इलेक्शन लड़ना है, आप मुझे फिजा ये बताएं जी जी, ये कौन सा मुल्क है जहां पे किसी पार्टी की एक बार भी हुकूमत ना आई हो? 70 यानी कि टोटल 72 साल हो गए ना आपको आजाद हुए। इन पार्टियों ने यहाँ पे इख्तियार इंजॉय किया है या अमरीत रही है, और इन 32,000 अरब डॉलर का कर्जा भी इमरान खान लेकर आए हैं। हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज भी इमरान खान ने किया है। तमाम इदारे तबाह बर्बाद भी इन्होंने किए हैं। और मुझे ये गिदड़ सिंह बता दे अपोजिशन कि ये खुद अरबपति और खरबपति बन गए और कौम के बच्चे गरीब से गरीब। बसर साहब, 100 रोजा प्लान, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां। फिजा, आप ये समझती हैं कि अगर 70 और 72 साल का गंद 2 साल में साफ हो जाए, आप अपने घर को ठीक नहीं कर सकते 2 साल में? ये 22-24 करोड़ का मुल्क है। और दूसरी बात, इनसे सिर्फ इतना पूछ लें, मैं तो बड़ा सादा सा मेरा सवाल है कि इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा ये है कि लुटो और फुटो। अब ये चाहते क्या है? इन्होंने 4-4 बारियां ली हैं, 4-4 बारियों ने इन्होंने क्या किया है सिवाय ये है कि दुनिया के हर कोने में इनके घर मौजूद हैं। इनकी वो ना वो कट्टे वाला, भैंस वाला, मज वाला, पता नहीं किन चीनी वाला, कौन कौन से लोग हैं, वो हमारे पास तो नहीं है। वो कहां अरबों रुपए करोड़ों रुपए उनका निकल आए। इशू ही ये है कि उनको पता है कि 2-3 महीने तक, इशू ये है कि अब अपनी बारी पूरी करना चाहते हैं। एक फिक्रा, जल्दी मुझे ब्रेक की तरफ जाना होने ये जा रहा है। हाँ। इनको पता है मियां नवाज शरीफ फारग हो चुके हैं, केसेस इनके जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है, बचना इन्होंने है नहीं है। इन्होंने पता कि वो कहते ना कि बचना तो है नहीं, आप खुद को शमला कर दो। ये इन्होंने खुद को शमला कर दिया पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की आवाम पे, और सिर्फ अपनी जायदाद बचाने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया है। लेकिन दूसरी जानिब मीनार पाकिस्तान में पानी भी छोड़ दिया गया है ताकि जलसा ना हो सके। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद बोलते हैं। और क्विकली मैं बसर साहब आपकी जानिब आती हूँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों पानी छोड़े हैं मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में? कर लेने थे जलसा अगर आप लोगों को डर नहीं है, हुकूमत को डर नहीं है, अगर मरियम नवाज से डर नहीं लगता। रियाज, फिर मैं कह रहा हूँ कि जलसे जुलूसों से ना कभी हुकूमतें गई हैं, ना धरनों से गई हैं, ना लॉन्ग मार्च से गई हैं। सलमान साहब तो हमारे से बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं। 126 दिन का धरना तो तारीख क्या दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा, जो खुद इमरान खान ने किया। नहीं गई हुकूमत। हमें इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो है जो कोरोना है। वैसे तो ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है सारी पार्टियां, क्योंकि इन्होंने जो कुछ 40 साल से मुल्क के साथ किया है, ये तो कोरोना क्या उसकी अगली की स्टेज है नहीं वाली, मैं क्या डिफाइन करूं। बहरहाल अब ये इस वक्त अवाम की दुश्मन के दर पे हो गए हैं, जानों के दर पे हो गए हैं। हमारी कोशिश है, मैं बार बार आप कह रहा हूँ, गिरफ्तारी हमने नहीं करनी है, लेकिन कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करें जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। इवन आप कह रही है ना पानी छोड़ने वाली बात, वैसे तो मीनार पाकिस्तान आप चले जाए, हम भी छोटे छोटे जाते हैं, वहां पे पानी लगता ही होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसलिए छोड़ा गया है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि पानी छोड़ें, कुछ करें, खुदारा लोगों को मरने से बचा लें। इस वक्त ये जो लोग वो कह रहे हैं अपने 2 किलो गोश्त के लिए ये पूरी गाय साहब लोगों को कैसे मरने से बचा लें जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, चीनी महंगी मिलेगी, आटा महंगा। अगर आप आवाम को रिलीफ दे दें तो मुझे तो नहीं लगता। बहुत अच्छी बात की बाहर सड़कों पर जिनके पास जिन्होंने लूटा 70 साल, उनसे छीने अवाम, उनसे ले ले।
क्योंकि इमरान खान तो आया ही नहीं हुकूमत में, उसके खिलाफ तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सादो और अमीन तो आप लोगों ने आटा एक्सपोर्ट क्यों कर दिया फिर गंदम को? मैं फिर कह रहा हूँ इश्यूज हैं, इश्यूज हैं, मैं इससे बिल्कुल इनकारी नहीं हूं। मैं खुद गली मोहल्ले का कारकुन हूं। महंगाई हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जो ये छोड़कर गए हुए हैं। हमें चीजों को बेहतर करना है, लेकिन इसका हल ये जो कुछ कर रहे हैं, मुझे बताइए, क्या ये वतन दुश्मनी नहीं है? क्या आवाम दुश्मनी नहीं है? ये पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है? कि आज जब लोगों पे मौत मंडला रही है उनके सरों के ऊपर, खुद बिलावल साहब को कोरोना हुआ, कैप्टन सफदर साहब को कोरोना हुआ, और मेरे सामने ऐसे मेरे दोस्त जो बेचारे 20-20, 25-25 साल के थे, तड़प के वो दुनिया से चले गए हैं। इतनी जानलेवा बीमारी है। हम इनको कह रहे हैं कि आप ये 2 महीने सारा सब्र कर जाएं, उसके बाद आप जल्द से हम कोई पकड़ जाएं, हम कोई कार्रवाई करें, हम इनको फैसिलिटेट करते रहे हैं। एनसीओसी मीटिंग से पहले हमने इनको फैसिलिटेट किया, हम खुद भी जल्द से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये वेव खतरनाक हुई है, ये वेव सेंसिटिव हुई है, जैसे ही आप गिलगित का इलेक्शन जीते हैं उसके बाद आपने कह दिया जी वेव है। अब मुझे अभी तक खान साहब ने कोई भी आते सिर्फ तनकीद आप भी वही कर रहे हैं, टीवी पर बैठकर यही खान साहब बार बार कह रहे हैं। उन्होंने नहीं बताया कि आवाम को रिलीफ देने के लिए मैंने ये कुछ कर लिया है, बस उन्होंने एडमिट कर लिया हमने ये गलतियां की हैं, और आप भी वही कह रहे हैं हम एडमिट करते हैं महंगाई है। मैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ, फिर गनी साहब आपकी जानिब आऊंगी। डॉक्टर साहब आपसे मेरा जो क्वेश्चन है, आप लोग सड़कों पर निकल जरूर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि आइन के मुताबिक हम अवाम को हुकूक दिलाएंगे। मरियम बीबी अगर आती हैं तो वो स्टेज पर आकर एक पावर शो कर देती है और कहती हैं मैं बदला लूंगी, थूक कर चाटा है इमरान खान ने, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि गरीब अवाम को रिलीफ देने के लिए, साफ पानी देने के लिए, सस्ती गंदम के लिए मैं ये करूंगी या मैं इतने फंड्स का ऐलान करती हूँ। ऐसा कुछ ऑपोजिशन की तरफ से भी नहीं किया जा रहा, सॉरी टू से। नहीं, बिल्कुल आपने गलत इंप्रेशन लिया है। ये सारी तहरीक जो है ये सिर्फ अवाम के लिए है, और स्पेशली इनकी बैड गवर्नेंस से। अब आप देखें कि आज 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है जब ये LNG का स्कैंडल सामने आया, 125 अरब रुपए का, और उस पर बार बार प्रोग्राम्स हुए जियो पे। फिर खाकान अब्बासी साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, ये जो तर्जमान हैं जो इमरान खान साहब जिनको रोज़ इकट्ठा करते हैं और इतने फारग हैं कि इसके अलावा उन्हें और कोई काम नहीं है, उसमें अब बसर साहब भी बैठे हैं और ये भी तर्जमान हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि उस पर इनको क्या ब्रीफिंग हुई, उस पर क्या इनका यानी टेक है कि भाई ये जो आपकी जो जून जुलाई से लेके अब तक की जो नाहली है, और उसकी वजह से जो कौम की जेबों से 125 रुपए का नुकसान, और जो महंगी गैस हमारे सर पे तोपी गई, और वो भी नहीं है। इसी तरह चीनी का स्कैंडल जो कि एक माफिया, जो एक माफिया के सर पे डाल दिया। फिर वो देखे ना, अब आपके जो है सारे LNG के जो गैस फायर्ड जो है हमने पावर प्लांट्स लगाए, ये जो अभी जो हमने 10,000 मेगावाट बिजली जो सिस्टम में दाखिल की, अब उसमें से सारे LNG के, अब आप फर्नेस ऑयल पे आप चलाएं और LNG को इंपोर्ट ना करें, तो ये भी हमारी नालायकी है। तो आप लोग सजेशन क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में जाके? अगर अवाम का इतना दर्द है तो फिर आप लोग इस्तीफे दे दें। आप नहीं, वो तो इस्तीफा तो हमारी ऑप्शन है, और उसमें बिल्कुल किसी को कोई शक नहीं है। सबने अपने इस्तीफे जो हैं अभी दे दें, आपने हमने जिस दिन हमने हलफ उठाया था उस दिन से इस्तीफे हमने दे दिए थे कि जब पार्टी को जरूरत पड़े वो अपने वहां पर जाके वो टेंडर कर दे। देखिए मैं पहले बात कर लूं, इन्होंने पता सलमान गनी साहब का टाइम है, वीजा हमारे लिए भी मैं समझता हूं मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर ये इस्तीफे दे दें तो फिर क्या ये लोगों को मारना चाहते हैं कोरोना से? इस्तीफे दें, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उस पे कोई दूसरी राय नहीं है। अगर पीडीएम फैसला करती है, जब आपने फैसला कर लिया, उसके बाद जो है हम ये जो मुसलसल जो प्रेशर डेवलप हो रहा है आप देखें, और उसके ऊपर इनकी जो है ये कोरोना की वो और पॉलिटिक्स को जो मिक्स करके जो ये सारी गेम कर रहे हैं, हुकूमत खत्म करना है ना, और आपका मकसद हुकूमत खत्म करना है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, तो करें इस्तीफे दे, हुकूमत खत्म कर दें, और उसको एक हमने आईनी तरीके से खत्म करना है। हम ये नहीं चाहते कि कोई हम बंद गली में चले जाएं और ये सिस्टम जो है डीरेल कर दें। उस पर भी सबका मौकफ है, जमहूरियत को डीरेल ना किया जाए। जी बिल्कुल नहीं, और उसमें जो है हम नहीं चाहते कि मुल्क जो है दोबारा खाई में चला जाए। देखिए फिजा, जो इस्तीफे हैं वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इशू नहीं है। इस्तीफे इनकी पार्टी का इशू होगा। पाकिस्तान के इशूज जो हैं वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, वो गुर्बत है, वो पसमानदगी है, वो जहालत है, और ये वो इशूज हैं जिनकी बात जनाब इमरान खान साहब ने की थी,
और माजी की 2 पार्टीज को चोर, डाकू और करप्ट करार दिया था, एक नया तजर्बा हुआ था। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक तीसरी पार्टी आई थी जिसने अवाम के लिए रिलीफ की बात की थी, इंसाफ की फराहमी की बात की थी, गवर्नेंस के ख्वाब को हकीकत बनाने की बात की थी, इंतजामी इस्लाहात की बात की थी, पुलिस कल्चर में बेहतरी लाने की बात की थी। लेकिन लोग इस सतह पे देखेंगे कंपैरिजन करके। मैं समझता हूँ कि रोटी पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, लेकिन आज के दौर में रोटी इसलिए मसला बना है। मैं तो दादो शुमार से इसलिए बात करता हूँ कि 73 साल के अंदर आटा जो है 35 रुपए से 35 रुपए तक पहुंचा और 2 साल के अंदर आटे की कीमत 70 रुपए चली गई है। चीनी पे 55 रुपए तक पहुंची 73 साल में, लेकिन इन 2-2.5 साल में 110। और इमरान खान साहब मुसलसल ये कहते रहे, मैं उनके साथ हूं कि अगर ये माफिया सलमान गनी साहब अगर ऑपोजिशन देखिए वो बार बार ये बात कहते हैं जी ये चोर है, ये डाकू, इन्होंने मुल्क को लूटा है। मुझे बताया जाए कि 2.5 साल के अंदर उन्होंने क्या आउटपुट है। नंबर 2, बात है कि एहतसाब उनका इशू नहीं है, एहतसाब के लिए नैब का अदारा मौजूद है, उन्होंने डिलीवर करना है, उन्होंने लोगों की आरजुओं, तमन्नाओं पे, उम्मीदों पे पूरा उतरना है। क्या आज मेरा नौजवान जो उम्मीद और आस लेके उनके साथ जद्दोजहद में शामिल हुआ था, आप 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, 25 लाख बेरोजगार हो चुके हैं, हर आने वाले दिन के अंदर अदारों के अंदर छांटियां हो रही हैं। इस तरह जो मुंतखब हुकूमतें होती हैं वो इस तरह नहीं चलती, और हुकूमतें सड़कों पे कभी नहीं चलती, कारकर्दगी पे चलती हैं। हुकूमत की कारकर्दगी वो कहते हैं कि जी सलमान गनी साहब, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। कोई एक बड़ा प्लस होता है हुकूमतें चलाने के लिए, कोई एक बड़ा प्लस अभी तक तो नहीं आया, हो सकता है कल को आ जाए। देखें भूल गए आप वसीम अकरम प्लस को, भूल गए। लेकिन बिजली की पैदावार उन्होंने मुल्क के अंदर पूरी कर दी थी। अगर बिजली के कारखाने ना लगते तो आज हम अंधेरों में डूबे होते। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑपोजिशन जो इतना मुतहरिक है पीडीएम के परचम तले, आखिर मिलेगा क्या इस लॉन्ग मार्च से, और 13 दिसंबर के बाद सूरत हाल कितनी क्रूशल हो जाएगी? देखिए बिल्कुल, उसके बाद जो है जितनी आपने लाहौर में आपने देखा है कि कितनी पुरजोश तरीके से लाहौरियों ने जो है मरीम नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया है हर कॉर्नर में, और जिस तरह वो चार्ज हुए हैं, और इस तरह ही ये चार्ज होते हुए अगर इस्लामाबाद पर हम लॉन्ग मार्च करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके बाद फिर कोई ऑप्शन रह नहीं जाता कि सिवाय जो है कोई जो है डायलॉग की तरफ जाएगी सूरत। और डायलॉग आप ये जो कहते हैं ना, हर सूरत में डायलॉग होना है, और उसमें जो है वो फिर आपकी जो है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर और ये सारे मामला तय होने हैं, और उसमें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस जो है नाहल हुकूमत से जो है वो छुटकारा हासिल होगा, और एक कॉम्पिटेंट हुकूमत जो है वो वजूद में आएगी ताकि लोगों को रिलीफ मिले। क्योंकि ये टीम फेल हो चुकी है। जब कोई भी टीम मैदान में फेल हो जाए, उसके स्पॉन्सर या मैनेजर्स जितने भी मजबूत हों, अवाम जब उन पर अंडे और टमाटर मारने शुरू कर दें तो फिर उस टीम का ग्राउंड में रहने का कोई जवाब नहीं। हुकूमत घर चली जाएगी। एब्सोल्युटली। ठीक है, बसरा साहब आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी परफॉर्मेंस पर भी कुछ थोड़ी बात कर लें बजाय कि ऑपोजिशन पर तनकीद करने के। अवाम को थोड़ा हौसला है। हम हुकूमत हैं, कोई अगर मगर लेकर नहीं है। हमें अपनी परफॉर्मेंस को, खासतौर पर महंगाई के इशू को कंट्रोल करना है, ये सच बात है। जहां तक बात है ग्राउंड में पानी डाल दिया उसका क्या करना? मैं फिर कह रहा हूँ ग्राउंड में फिर हमारी कोशिश है, अगर मैं आपकी बात ही मान लूं कि पानी छोड़ दिया गया है, हमारी कोशिश है कि कम से कम लोग इकट्ठे हों ताकि ये कोरोना जैसी जो मूसी बीमारी है उससे लोग बच सकें। वरना अगर ये लाहौर देख लेना, टोटल 3 या 4 सीटें पीटीआई के पास है, 11 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। अगर ये लोग 5 लाख बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते तो फिर ये किस चीज की अपोजिशन और किस चीज की ये पार्टियां? दूसरी बात मैं इनसे गुजारिश ये करूंगा, एक ही सूरत हाल है, अभी कौम पे तरस खाएं। अगर इन्होंने हुकूमत को घर भेजना है तो ये काम आज कर लें या कल कर लें। जब तक पूरी अपोजिशन समेत पीपल्स पार्टी के, और मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूं, खबर भी देता हूं, पीपल्स पार्टी किसी तौर पर इस्तीफे देने नहीं जा रही। जब तक ये इस्तीफे नहीं देते सब लोग, हुकूमत के लिए कोई परेशानी वाली बात। बिल्कुल ठीक है। सलमान गनी साहब, एंड पर मैं चाहूंगी कि आप इस सारी सिचुएशन को एक कंक्लूजन की तरह बताएं हमारी आवाम को, और सजेस्ट भी करें हमारी पब्लिक की थोड़ी रहनुमाई। देखें फिजा, मसाइल का सियासी हल निकलना चाहिए। माजराई तनाव और कश्मकश में नुकसान मुल्क का होता है, मुआशरत का होता है और अवाम का होता है। जैसी जुबान इस्तेमाल की जाती है, आपने बड़ी दुरुस्त 2 नुकात उठाए थे कि असल इश्यूज वो लोगों के इश्यूज हैं। अगर लोगों की हालत जार में बेहतरी नहीं आती तो फिर मुंतखब हुकूमत का कोई फायदा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपनी पॉलिसीज के हवाले से नजरसानी करनी चाहिए, और तरजीहात में आम आदमी की
ज़िंदगी को रखें। अगर गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जलता तो फिर उसका दिल जलता है, और जब दिल जलता है तो फिर सड़कें गर्म होती हैं। सड़कें गर्म होना जमहूरी सिस्टम में अच्छा नहीं होता। तो फिर लॉन्ग मार्च का क्या रिजल्ट निकलेगा? देखिए, लॉन्ग मार्च होते रहे, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही। इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया है, मियां नवाज शरीफ ने भी किया है, काजी हुसैन अहमद ने भी किया है। अगर हुकूमत डिलीवर कर रही होगी तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं। बसरा साहब, लास्ट मिनट है, मुझे बताइए कब हम देखेंगे कि हम आपकी हुकूमत डिलीवर करेगी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं सर, अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो जिस तरह हुकूमत ने इनको फारिग किया है, हमें भी फारिग कर देंगे। हम अगर 70 साल में हमें पहली बार मौका मिला है, लोगों की बहुत तवक्कुआत हैं। अभी तक मैं बतौर पर्सनली मैं सियासी कारकुन हूँ, अवाम की तवक्कुआत हम पूरी नहीं कर सके। उसकी रीजन क्या है कि जिस अंदाज में इन्होंने मुल्क को लूटा अगर दोबारा इंतखाबात होते हैं तो क्या पीटीआई की गवर्नमेंट तैयार है? इंशाल्लाह अगर हम टेन्योर कंप्लीट करेंगे तो हम दूसरी बारी भी लेंगे। नहीं, अभी दोबारा मिड टर्म इंतखाबात अगर मिड होते टर्म हैं। देखें, फिर मैं फिर कहूँ, ख्वाहिशात पर और ख्वाबों पे ना पाबंदी है ना टैक्स है। ना ये इस्तीफे दें तो ना जाके कोई अगले इलेक्शन हो। बाकी ये जलसे जुलूस पूरे 3 साल करते रहे, हुकूमत नहीं जाने वाली। 3 साल अगर जलसे जुलूस करते भी रहे तो हुकूमत जाने वाली नहीं है। लेकिन अवाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि खुद का भी ख्याल रखें। अगर आप लोग जलसे जुलूस में जा रहे हैं, कोरोना एसओपीज का ख्याल रखें ताकि आपकी जान की हिफाजत हो सके। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।